मधुर सुना दो तान हो, मधुर सुना दो तान, गुरुवर अब जिनवानी की मधुर सुना दो तान हो, मधुर सुना दो तान। मैं तो तेरी दरस दीवानी, मैं तो तेरी दरस दीवानी, ओ खुद से अनजान, मधुर सुना दो तान, ओ मधुर सुना दो तान, गुरुवर अब जिनवानी की मधुर सुना दो तान हो, मधुर सुना दो तान। राग द्वेष तजता मैं तुमसे रिश्ते जोड़ लिए, क्या मैया क्या बादल सबसे नाते तोड़ लिए, रत राते का नान मुझे दो, रत राते का कान मुझे दो, हो जाऊं धनवान, मधुर सुना दो तान हो, मधुर सुना दो तान, गुरुवर अब जिनवानी की मधुर सुना दो तान हो। बोले विद्यासागर जी महाराज की जय, पट्टापर स्तोत्र की जय, बोले भगवान की जय, आचार्य मान तुम जय, सभी को जय करें। बहुत 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 सुंदर मंगलाचरण नीतू जी, सोनू जी, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया आप दोनों ने। आप दोनों की बहुत बहुत अनुमोदना। आज आचार्य श्री के अवतरण दिवस की पूर्व बेला पर मैं आचार्य श्री के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। गुरुवर आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, गुरुवर आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाज़ा कभी लगाया नहीं जाता, गुरुवर आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाज़ा हमसे लगाया नहीं जाता, आपके गुणों का गुणगान हम कैसे करें, हम आपके गुणों का गुणगान हम करें तो कैसे करें। दुनिया में ऐसा पैमाना कभी बनाया नहीं जाता, दुनिया में ऐसा पैमाना कभी बनाया नहीं जाता। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आज हमारे साथ मुंबई से श्रीमती निधि जी जैन जुड़ी हैं, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है। उनके परिचय के लिए मैं मंजू आंटी को इनवाइट करना चाहती हूँ। मंजू आंटी, मंजू आंटी अनम्यूट कीजिए ना। हाँ, मैं सभी को बताना चाहती हूँ, मंजू आंटी महासमिति की पिछले 17 वर्षों से प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही प्रेम से और बहुत ही लगाव से सभी पूरे महासमिति के परिवार को ही अपना बनाकर रखती हैं और सभी को, क्या हुआ आंटी, और सभी से अपनापन रखती हैं। आंटी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आज की हमारी स्पेशल गेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट निधि जी जैन का परिचय देंगे। आंटी म्यूट, हाँ।
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हम आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो अपन 4 पंक्तियों के माध्यम से आचार्य श्री को नमन करते हैं। सूरज तुम्हें नमन करता है, सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता है, तारे खुद ही करे आरती, चंद्र गुण गाता है, सृष्टि करे वंदना आपकी, गूंज रहा जयकारा है, जन्म दिवस के उत्सव पर गुरुवर शत नमन हमारा है, शत नमन हमारा है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज हमारे बीच साक्षी आवाज आ रही बेटा? हाँ आंटी, अच्छे से आ रही है। आज हमारे बीच मुंबई से निधि जैन आई हुई है। उसका परिचय मैं सबसे पहले देने की, वो साक्षी की बड़ी बहन भी है और हमारी बेटी के बराबर भी है। श्रीमती निधि जैन का सामाजिक स्तर पर परिचय देना चाहती हूँ। ये श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति ऊर्जा संभाग मुंबई की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। आचार्य श्री के परम भक्त हैं। इन्होंने 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से नारी गौरव का सम्मान भी प्राप्त किया है। ये पिछले कई महीनों से भक्तामर स्तोत्र का प्रचार प्रसार एवं भक्तामर की हीलिंग देकर अपने और सभी को लाभान्वित कर रही हैं। 10 लक्षण महापर्व 2020 आंटी आप, हाँ बोल। आवाज नहीं आ रही थी आंटी, अब आ रही है। भक्तामर स्तोत्र का प्रचार प्रसार एवं भक्तामर हीलिंग देकर सभी को वह अपने को लाभान्वित कर रही है। 10 लक्षण महापर्व 2020 में श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला संभाग सूरत द्वारा भक्तामर का श्लोक कथा सुनाओ प्रतियोगिता करवाई थी। उसमें इन्होंने जज की भूमिका निभाई थी। प्रोफेशनली अगर मैं इनका परिचय दूं तो ये मुंबई में न्यूट्रिशनल और हेल्दी लाइफ स्टाइल पर जोर देती हैं। इनकी अपनी एक कंपनी भी है जिसका नाम है न्यूट्रिजिनी। इनका मानना है कि आज बनाई हुई आदतें आने वाले समय में सहायक होती हैं। निधि जी का मैं महासमिति सूरत संभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज का कार्यक्रम वो बड़े ही जोर शोर से शुरू करें। थैंक यू सो मच मंजू आंटी। निधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अनम्यूट करना होगा। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आदित्य जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं। आदित्य जी हथकरघा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से वो भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हथकरघा के बारे में हमें अपना ज्ञान बांटने वाले हैं। और उसके बाद में आप लोग सभी निधि जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने क्वेश्चंस हमें आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम निधि जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बाद में उनका आंसर करेंगे। थैंक यू निधि जी। बहुत बहुत जय जिनेंद्र सभी से। और सबसे पहले आचार्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन, सादर वंदन, सादर वंदन। मैं बहुत मंजू आंटी आपने इतना, सॉरी मंजू आंटी नहीं कहना चाहिए, मंजू ठीक है मेरे लिए। तो भाभी जी आपने इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया, मुझे इतना मान आपने दिया, मैं बहुत आभारी हूँ आपके। और सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटी हूँ आपसे और सदैव आपकी अनुमोदना करती हूँ। आप जिस तरह धर्म की राह पर अग्रसर हैं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम भी उसी राह पर अग्रसर हो सके। और सबसे पहले सूरत संभाग को बहुत बधाई कि जो भगवान आज हमारे बीच में है और हमारा भाग्य, सौभाग्य, परम सौभाग्य कि उनके हम दर्शन कर सकते हैं। उनका अवतरण दिवस आप मना रहे हैं, बहुत अनुमोदना। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज एक ऐसे टॉपिक पे बोलने के लिए बुलाया है जिसपे आचार्य श्री स्वयं कहते हैं, आचार्य श्री एवं मुनि संघ का हमेशा ये एक मंजू आंटी को पता है और जो भी आचार्य संघ को आहार देने जाते हैं उन सबको पता है कि आचार्य श्री हम सभी जानते हैं कि वो केवल जैन के साधु नहीं है, वो जन जन के साधु हैं। और केवल धर्म नहीं पर हमारा जीवन ही किस तरीके से सरल और धर्ममय हो सकता है, इस बात पर आचार्य श्री स्पेशल जोर देते हैं।
और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसे हम कहते हैं जंक फूड, ये आचार्य श्री का जो पूरा संघ है ये बहुत जोर देता है कि आप जंक फूड खाना बंद कीजिए, आप ब्रेड खाना बंद कीजिए, बिस्किट खाना बंद कीजिए, बेकरी प्रोडक्ट्स बंद कीजिए। तो महाराज जी तो कहते हैं और हमें सुनना भी चाहिए, पर अक्सर देखा जाता है कि जब गुरुदेव कोई बात कहते हैं, माता जी बात कहते हैं, तो हम नहीं सुनते। पर जैसे ही डॉक्टर हमें कहता है आप ये खाना बंद कर दो, हम तुरंत बंद कर देते हैं। तो क्यों ऐसा है? क्या हमारे गुरु की बात सुनना हमारे लिए जरूरी नहीं है? 100% है। और जितना ज्ञान हमारे आचार्य श्री के पास में है उसका बखान तो हम कर ही नहीं सकते। तो आज मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं डॉक्टर्स के साथ में काम करती हूँ, मैं बहुत सारे पेशेंट्स क्लाइंट्स हमारे ऐसे आते हैं जो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको अपना वजन कम करना है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उन्हें हम क्या सलाह देते हैं और क्यों देते हैं, ये आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और आज का टॉपिक है जंक फूड। तो हाँ जी, मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगी। और स्लाइड शेयर करने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं उसका जवाब मुझे आप अपना हाथ रेज करके देंगे। वहां पे एक रेज होता है सामने, तो वो रेज हैंड करने का ऑप्शन अगर आप यूज करेंगे, मैं कोई सवाल पूछती हूँ और अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज आप हैंड रेज करना। और साक्षी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे हेल्प कीजिए कि एक सवाल में कितने जवाब हमें हाँ के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जो सवाल पूछूंगी उसका हाँ या ना में जवाब, अगर हाँ है तो अपना हैंड रेज आप जरूर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप में से कितने लोगों के घर में किसी ना किसी को डायबिटीज है, और वो भी मैं 60 साल से कम उम्र वालों को पूछ रही हूँ। या तो आपके हस्बैंड है, या तो आपके भाई बहन है, जेठ जिठानी है, कोई भी है। जितने लोगों के घर में डायबिटीज देखा जा रहा है आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। आ रहे हैं, काफी सारे हैंड रेज आ चुके हैं। या प्री डायबिटिक भी है, प्री डायबिटिक भी आज एक बहुत बड़ा चलन आ गया है। यंग बच्चों में 27-30 साल के एज के लोगों में हम देखते हैं कि प्री डायबिटीज आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, काफी सारे हाथ हमें दिख रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग ये समझते हैं कि जो आजकल के हमारे बच्चे हैं 12-15 साल के, 16 साल के, वो लोग बहुत हाइपर हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, और या वो बिल्कुल उनमें पेशेंस नहीं है। ये आमतौर पे हम सभी से सुनते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ हाथ ऊंचा करके मुझे बताएं कि ऐसा किसके घर में हो रहा है। 20-25 साल तक के जो लोग हैं उनको आप बच्चों में काउंट कर लीजिए। मनीषा जी मुझे दिख रही हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, साक्षी हैं, और तृप्ति जी कासलीवाल औरंगाबाद है, राज है, नीता जी हैं। बहुत बढ़िया, कम से कम आप जानते तो हैं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बहुत खुशी की बात है कि आपने उस प्रॉब्लम को पहचाना। ठीक है, अब ये तो दो बात हुई। उसके अलावा आज हम देखेंगे कि कितने सारे लोग हैं जिनको पीसीओडी है, थायराइड है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे। पीरियड्स तो एक बहुत छोटी सी बात है, कई लोगों को हम देखते हैं कि मोटापा है, मोटापा की वजह से कई सारी बीमारियां आगे जाके लग जाती हैं। तो ये सारी जितनी भी बीमारियां मैंने अभी आपको गिनवाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि इसका 50% कारण हमारा खान पीन है। कहते हैं ना कि जैसे खाए अन्न वैसा मन। तो ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं आपके फूड हैबिट से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ फूड ही एक कारण है, नहीं, बाकी हमारा जो मोबाइल यूज है, जो टीवी है, जो खेलकूद आजकल कम हो गया है, हर बात में हम मशीन, और हर बात में हम लिफ्ट, और हर बात में हम गाड़ी यूज कर लेते हैं, दैट इज अनदर रीजन। बट बहुत बड़ा रीजन आपका खाना पीना है। और हम महिलाएं हैं, घर का खाना पीना कैसे होना चाहिए, हम अपने बच्चों को क्या खाना पीना दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। तो आइए आज इसी जिम्मेदारी के प्रति थोड़ा और कुछ समझते हैं, और मैं आपको ले चलती हूँ अपने स्लाइड शो की ओर।
स्लाइड दिखाई दे रही है? नहीं, स्लाइड नहीं दिख रही है? अब दिख रही है। अच्छा, स्लाइड शो नहीं आया है लेकिन हाँ दैट्स ओके, अभी आएगा। हाँ। तो सबसे पहले आचार्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और आइए अब आपको ले चलते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है, जंक फूड। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदी तो हम सबको आती है, जंक का मतलब हिंदी में क्या होता है? जंक का मतलब मैं आपको बताती हूँ हिंदी में क्या होता है। जंक का मतलब होता है कचरा, कबाड़। और जब इसे नाम ही दिया गया है जंक फूड, तो समझ लीजिए कि हम क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। और मैं ये भी आपको समझाना चाहूंगी कि इसे जो उपाधि दी गई है वो ऐसा क्यों कहा जाता है कि दिस इज जंक फूड। ये जंक फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पौष्टिकता बिल्कुल नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं बिल्कुल नहीं होती। इसमें बहुत ज्यादा होती है कैलोरीज, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा शक्कर, ज्यादा नमक। इसमें होता है बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स एंड एडिटिव्स। प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। और ज्यादा हाई होता है इसमें बटर और चीज, और साथ ही होता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल बेकरी आइटम में। इसके एग्जाम्पल्स हम सभी जानते हैं, जंक फूड हम किसे कहते हैं? ब्रेड आइटम्स, बिस्किट, सॉसेस, जैम्स, चिप्स, बेकरी के बाहर के बने हुए केक्स, ये सारे जो हैं इसे हम जंक फूड कहते हैं। अब जंक फूड क्यों हानिकारक है, ये सब तो है इसमें, हमने चलिए समझ लिया। अब ये सब खाना हमारे लिए हानिकारक क्यों है? हम सभी जानते हैं अगर हम ज्यादा शक्कर खाएंगे तो हम आगे जाने के बाद हमें शुगर होने का डर रहता है। अगर हम नमक ज्यादा खा रहे हैं तो हमें आगे जाने के बाद में बीपी जैसी अन्य बीमारियां लगने का डर होता है। प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स वो होते हैं जो हम नॉर्मल खाने में ऐड करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे। मतलब आपने देखा होगा अगर हम घर पे एक केक बनाते हैं तो वो केक आपका 3 या 4 दिन में खराब हो सकता है। 3 या 4 दिन में जब आपका घर का केक खराब हो जाता है तो बाहर का बना हुआ केक 3 महीना ठीक कैसे रह सकता है? बाहर की बनी हुई सेव जो आप पैकेट में देखते हो, हल्दीराम का पैकेट में या भुजिया के पैकेट में, वो 3-4 महीना कैसे अच्छी रह सकती है? अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा जाता है कि बेस्ट बिफोर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये 3 महीना कैसे अच्छी रह सकती है? हमारे घर पे अगर आप सेव बना के देखेंगे तो वो 4-5-6 दिन बाद उसमें एक स्मेल आने लग जाती है। तो वो बाहर की चीजें इसलिए अच्छी रहती हैं क्योंकि उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स ऐड किए गए हैं। प्रेजर्वेटिव्स या तो शक्कर, नमक और तेल के रूप में होते हैं या तो फिर केमिकली बनाए हुए प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो हमें एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज जैसी बहुत सारी बीमारियां देते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी बीमारियां हमें देते हैं। तो ये सारा है जंक फूड, ये तो हमने समझ लिया। और अब ये सारा जंक फूड है, जंक फूड के अंदर ये सारी चीजें हैं, इसीलिए ये हानिकारक है। आइए अब थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि जंक फूड, अगर ये सारे जंक फूड हम एक रेगुलर बेसिस पे खाएं तो हमारे लिए ये क्या क्या ला सकता है। इससे हमें होगी ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब ऑफ कोर्स मोटापा। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपके शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है वो काम नहीं करेगा, और जब आपके शरीर का इंसुलिन काम नहीं करेगा तो आपको शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाएगी। उसके बाद में बहुत सारे मन से जुड़ी हुई बातें जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन या हाइपर एक्टिव बिहेवियर इन किड्स, ये जंक फूड का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। एस्थमा है, एलर्जीज हैं, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी डली होती है जो आपके शरीर आप एलर्जिक है और आपको पता नहीं है और इससे आपकी एलर्जीज बढ़ जाती हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी या ब्लोटिंग या गैस या कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें इसका ही नतीजा है। आगे जाने के बाद में हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, कैंसर, रिड्यूस लाइफ स्पैन, मतलब आपका जिंदगी जो शायद 80-85 साल का हो सकता था वो अब केवल शायद 60 साल का ही रह जाएगा। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे हम कहते हैं थायराइड या शुगर या पीसीओडी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। एक सेकेंड,
जंक फूड, अब हमने समझ लिया कि जंक फूड क्या होता है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो हमारे लिए हानिकारक है और वो हमारे लिए क्या क्या बीमारी ला सकता है। पर जब हम ये सारी बातें करते हैं तो जो भी मदर्स होती हैं जो घर पे खाना बनाती हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट इसको सॉल्व कैसे किया जाए। इसको सॉल्व करने के तरीके, हाँ, थोड़ा सा ये जरूरी है कि हमें किचन में ध्यान देना पड़ेगा। जो चीजें बच्चों को अच्छी लगती हैं वो हमें घर पर बनानी पड़ेंगी। तो आइए मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ जो बहुत ही टेस्टी चीजें हैं और बहुत शौक से, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे खाएंगे और बनाने में जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसमें आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीजें यहाँ पर बताई हैं। होममेड बेक्ड नाचोस, होममेड टाकोस विद साल्सा, स्प्राउट्स की भेल, जैसे चना मट मूंग आप उसका स्प्राउट कर दे, आप उसका भेल बना दे, चना चाट, होममेड लवाश विथ हमस, फ्रूट सैलेड्स हैं, रवा उत्तपम है, रवा ढोकला है, सौते वेजिटेबल्स है जिसे हम सिजलर में बाहर जाके बहुत शौक से खाते हैं, उसे आप घर पर भी बनाइए, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। मिक्स वेजिटेबल टिक्की है, मुरमुरा भेल है, रगड़ा पैटिस है, हमस विथ वेजिटेबल स्टिक्स हैं। ये सारी चीजें अगर हम घर पर बना के बच्चों को ऑफर करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये सारी बातें तो ही बच्चों की, पर बात ये है कि आज हम क्या कर रहे हैं, हम कितने लेवल पे, कितना फ्रीक्वेंटली हम लोग जंक फूड खाते हैं। गलती बच्चों की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको दिया है जहाँ पे जंक फूड हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे रोज सुबह उठ के अगर माँ बाप ही चाय के साथ में बिस्किट और ब्रेड खाएं तो फिर बच्चे क्यों नहीं खाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जरूरी है हमें बदलना। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि जंक फूड जब बच्चों के लिए इतना हानिकारक है तो जरा सोचिए कि हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। हम तो ना बच्चों की तरह खेलते हैं, ना कूदते हैं, ना हमारा डाइजेशन इतना अच्छा रहा है। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि वी शुड चेंज इट। हमारा नजरिया जब हम बदलेंगे तो धीरे धीरे हमारे पूरे घर के खाने का लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये कि माँ बाप होने की जिम्मेदारी हमें पहले निभाना है। अपने घर के अंदर क्या खाने का कल्चर है ये एक गृहिणी के हाथ में है। और मैं ये नहीं बोलती कि आप बाहर का काम करना छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं, आप बाहर का काम कीजिए, पर थोड़ा ध्यान आपको घर में अपने खाना जो आगे जाके हमारा शरीर, हमारा मन बन जाता है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है कि आपको 8 दिन 10 दिन लगे, पर जैसे जैसे अगर आप उसको एक समझ ले, अगर आप ये बात समझे कि आज हम अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट आगे की जिंदगी के लिए क्या देना चाहते हैं, कोई पैसा देना चाहता है, कोई अपनी दुकान, कोई अच्छा एजुकेशन, कोई बिजनेस, पर हम वाकई में क्या दे रहे हैं। हम उनको दे रहे हैं बीपी, हम उनको दे रहे हैं शुगर, हम उनको दे रहे हैं हार्ट डिजीजेस, हम उनको दे रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन जैसी बीमारियां। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके ये सब भुगते? नहीं। और इसका बहुत उपाय है कि घर पे जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें चेंजेस हमारे लिए लाना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल भी है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें लगता है। विश्वास कीजिए, मैं खुद एक ऐसी व्यक्ति रही हूँ जिसका ब्रेड फेवरेट होता था। मतलब मैं रोज सुबह उठ के ब्रेड और चाय खा सकती थी एवरी डे, 365 डेज ऑफ अ ईयर। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ब्रेड खाना बुरा होता है, कभी किसी ने बताया ही नहीं। और फिर एक बार जब गए गुरुवर के पास में और जब वहां महाराज जी से सुना, और पता नहीं कोई कोइंसिडेंस था कि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, आप फर्मेंटेड चीजें खाना बंद करो। मैंने जैसे ही ब्रेड बंद किया, मैंने बिस्किट बंद किया, मेरी निधि दीदी एक सेकेंड, मैं बोलना चाहती हूँ सभी से कि निधि दीदी का आजीवन ब्रेड और बिस्किट का त्याग है, बाहर के बने हुए ब्रेड और बिस्किट का त्याग है। तो जब साक्षात भगवान हमारे सामने विराजमान है और हमें कुछ कहते तो गलत नहीं हो सकता। डिफिकल्ट जरूर हो सकता है पर वो शायद हमारी लाइफ के लिए ही अच्छा है, इसीलिए तो कहते हैं। तो मैं खुद आपको बताती हूँ कि मैंने जब अपने लाइफ में जब खाने पीने के चेंजेस किए तो मुझे जो बहुत ज्यादा एसिडिटी की तकलीफ जो शायद मैं पिछले 10-12 साल से भुगत रही थी वो 2 महीने में खत्म हो गई।
आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आई एम वेरी, मतलब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ एसिडिटी से। मैं ऐसी थी जिसे दिन में 2 बार भी एंटी एसिड खा के फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी पेट में जलन होती थी, मेरे को उठने की इच्छा नहीं होती थी, मेरे काम करने की कैपेसिटी कम हो गई थी, मुझे पूरे समय लगता था आज मेरा यहाँ दुख रहा है, आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मेरा हाथ दुख रहा है, आज सिर दुख रहा है। एनर्जी लेवल्स कम हो चुके थे और ये सारा नतीजा सिर्फ उस एक एसिडिटी का था जो गलत खाने पीने की वजह से मेरे शरीर में घर करता जा रहा था। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। आज हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, जो हमारे दादा दादी थे, जो हमारे मम्मी पापा थे, उन लोगों के लाइफ में जंक फूड नहीं था, हमारे लाइफ में आ गया। बीच में जो शायद 30-35 साल हुए उसमें इतनी ज्यादा खाने की कंपनीज आ गई कि आज हम अगर सुबह से रात तक ना किचन में जाए, सिर्फ रेडीमेड खाना खाए तो भी वो पॉसिबल है। सुबह उठे कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, फिर लंच का टाइम हुआ ब्रेड खा लिया, फिर दोपहर में मैगी बना ली, फिर रात में पिज्जा मंगवा लिया। ऐसा तो हम हमेशा कर सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि जो तकलीफ ये खाना लेकर आ रहा है, क्या वो तकलीफ हम अपने घर वालों को देना चाहते हैं? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। आइए आगे चलते हैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बताना चाहती हूँ मैं। रुचिता दिवेकर का नाम तो हम सबने सुना होगा। आई एम सॉरी, हाँ, रुचिता जी दिवेकर तो सभी जानते हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो ये कहती हैं कि जंक फूड शुड कम विद अ वार्निंग रिटन ऑन देम लाइक सिगरेट पैकेट्स हैव। सिगरेट पैकेट्स के ऊपर एक वार्निंग लिखकर आती है, हम सब जानते हैं इस बारे में। उस पर लिखकर आता है कि स्मोकिंग कैन क्रिएट कैंसर एंड स्मोकिंग किल्स। और रुचिता दिवेकर जो इतनी बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट है, जो सारे फिल्म एक्टर्स और सभी का न्यूट्रिशन वो मैनेज करती हैं, वो कहती हैं कि जंक फूड के पैकेट पर भी लिखकर आना चाहिए कि जंक फूड कैन क्रिएट सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। आइए दूसरे और दुनिया के कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। यूएसए जो आज दुनिया में बहुत ही महान देश और दुनिया का एक्चुअली कहा जाए तो लीडर है, जो बाकी सारे देशों को कंट्रोल करता है एक तरीके से। वहां पे आज अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी ओबेसिटी एक बीमारी की तरह फैली हुई है। यूएसए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोटापा। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं, यूएसए में 70% जेंट्स और 61% लेडीज मोटी हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जनरेशंस हो चुके हैं, पर यूएसए में अगर आप देखोगे तो वहां कोई घर पे खाना नहीं बनाता। सुबह उठे, तैयार हुए, बाहर चले गए, ब्रेकफास्ट के लिए एक डोनट खरीद लिया, लंच के लिए सैंडविच खा लिया, डिनर के लिए पिज्जा खा लिया। वहां की लेडीज ने, जेंट्स ने, किसी ने भी घर पर चूल्हा जलाना बंद कर दिया है, खाना बनाना ही बंद कर दिया है। सबको बाहर जाने की, बाहर की दुनिया की इतनी ज्यादा होड़ लगी हुई है कि अब उन्हें लगता है कि खाना बनाना तो एक प्रॉब्लम हो गई है। घर पे क्लीन कौन करेगा? वहां पे तो बाइयां होती नहीं है, मेड्स होती नहीं है, तो अगर घर पे हम खाना बना लेंगे तो सफाई कौन करेगा? और जिसका नतीजा ये है कि आज यूएसए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस मोटापे जो एक बीमारी की तरफ फैल रहा है, उसे हम कैसे संभालें। आइए यूएसए के बाद में बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में कुछ देशों में शुगर टैक्स लागू हो चुका है। शुगर टैक्स मतलब अगर आप एक जूस खरीदते हो और उसके अंदर 5% शुगर है तो आपको 5% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप केक खरीदते हो, कोई भी ऐसी वस्तु खरीदते हो जिसके अंदर शुगर है, उसमें आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, जिसे शुगर टैक्स कहा जाता है। और ऐसा वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोग ये चीजें खाना कम करें, बाहर की चीजें जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है वो खाना कम करें। तो जब बाहर के देश जा चुके हैं तो हम क्यों ये मैगी, बोर्नवीटा और ओट्स नूडल्स और ब्रेड के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारा देश तो 56 भोगों का देश है। अगर हम बनाने जाए तो एक एक डिश भी बनाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि 3 महीने तक एक भी डिश रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम इतने ब्लेस्ड हैं, हमारे यहाँ इतने अच्छे फ्रूट, सब्जियां, अलग अलग प्रकार के धान, बाजरा, ज्वारी, खिचड़ा, पता नहीं हर त्योहार एक अलग खाना लाता है, हर सीजन एक नया खाना लाता है। तो फिर अब हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हम जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो यहाँ का खाना पीना है वो हमारे लिए सही है।
आप घर पर बनाइए, घर पे बना के आप जो खिलाएंगे आपके बच्चे को वो स्वास्थ्य देगा। और याद रखिए, रुजुता दिवेकर की ही मैं शब्दों में कहूंगी, वो बड़े हंसते हुए कहती है कि जितने खुलेंगे पैकेट उतना बढ़ेगा पेट। आप पैकेट में से लाकर जो भी खाएंगे खिलाएंगे उससे आपका सिर्फ मोटापा बढ़ेगा, सिर्फ बीमारियां पड़ेगी, कोई न्यूट्रिशन आपको मिलने वाला नहीं है। सो आई होप कि मेरे ये विचार से आप सहमत होंगे। बहुत अच्छी बातें बताई निधि दी आपने, बहुत अच्छी। जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। कपिल आंटी 1 मिनट बाद आपका क्वेश्चन लेती हूँ। मैं एक बात और शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि अभी भी मुझे पता है कि मदर्स ये सोचेंगी कि आपने ये तो बताया नहीं कि इसे कम कैसे किया जाए। तो मैं कुछ बातें जो बहुत सिंपल है वो आई एम सो सॉरी शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, सो कुछ जंक फूड अब हमारे घरों में तो आ चुका है, पर उसे कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहली तो ये बात है कि आप बंद नहीं कर सकते जंक फूड खाना, ये मैं भी मानती हूँ बहुत डिफिकल्ट है। वैसे बंद कर दे तो बहुत अच्छी बात है, बट कर नहीं सकते, एटलीस्ट बच्चों का तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप हफ्ते में कितनी बार जंक फूड खाते हो। अगर आप हफ्ते में 8 बार खा रहे हो तो उसे 4 बार कर दीजिए, 4 बार खा रहे हो तो 1 बार पे ले आइए, धीरे धीरे उसको बढ़ाकर महीने में 1 बार 2 बार अगर आप खाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंड चीज, अगर आपको सॉस खाना है या जैम खाना है किसी चीज के साथ तो प्रिफर चटनीज। जो हमारे घर पर हम अलग अलग प्रकार की इतनी चटनियां बन सकती हैं, ग्रीन चटनी होती है, मीठी चटनी होती है, तीखी चटनी होती है, बहुत सारी चटनीज होती है। तो बच्चों को आप चटनी का टेस्ट डेवलप करवाएं ताकि वो सॉस और जैम ज्यादा ना खाए। उसके बाद जब भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है चूज करने का, अगर आप बोलेंगे कि बिस्किट है और घर की बनी हुई मठरी है, क्या खिलाएं, घर की बनी मठरी खिलाइए। ऑप्शंस दीजिए बच्चों को कि ये घर का बना हुआ हेल्दी खाना है, तो धीरे धीरे वो ही सोच समझ के बाहर के ऑप्शंस खाना कम कर दे। और इम्पोर्टेंट बात, घर में स्टोर करना बंद कर दीजिए जंक फूड को। आज हम जब भी अपने घर का कैबिनेट खोलते हैं तो उसके अंदर 10 पैकेट बिस्किट, 4 पैकेट मैगी, उसके बाद में फिर और कितने सारे क्रीम के बिस्किट और पता नहीं और कितना सारा हम ब्रेड बिस्किट सब स्टोर करके रखते हैं। मत कीजिए, होगा ही नहीं घर में तो बच्चा खाएगा कैसे, थोड़ा सा नाराज होगा, बिकॉज जंक फूड इज एडिक्टिव। जंक फूड एक एडिक्शन की तरह है। जब एक बच्चे को ब्रेड खाने की, बाहर के ब्रेड खाने की आदत हो जाए, आप उसको घर का बना हुआ ब्रेड खिलाइए, उसे पसंद नहीं आने वाला है। पर जिस तरीके से हम बच्चों को मोबाइल के लिए रोकते हैं, हम बच्चों को ज्यादा टीवी नहीं देखने देते, उसी तरीके से नो टू जंक फूड। घर पे स्टोर करना बंद कर दीजिए जंक फूड। और बच्चा थक हार के आपने जो पोहे का चूड़ा, मुरमुरे का चूड़ा या वॉटेवर, आपने जो मठरी, आपने खाकरा, आपने जो दोठा बनाया है वो खाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, मुझे लगता है समय भी अब हो चुका है। सो बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरी बातें इतने अच्छे से, और मैं विश्वास करती हूँ कि थोड़ा बहुत जरूर आप इस सेशन से लेकर जाएंगे। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं नंबर भी अपना चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर आपके पास में कोई सवाल है तो आप मुझे कांटेक्ट करके भी आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच निधि दी, आपने बहुत बहुत अच्छी पॉइंट्स बताए हैं कि हम बच्चों को कैसे आदत अपने बच्चों की चेंज कर सकते हैं और हमारी भी आदत चेंज कर सकते हैं। कपिला आंटी कुछ पूछना चाहते हैं, उनको अनम्यूट किया जाए। कपिला आंटी अनम्यूट कीजिए ना, आवाज़ नहीं आ रही कपिला आंटी। कपिला आंटी आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट कीजिए ना। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, उसको हम इनके बाद में पूछ लेंगे। कपिला आंटी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। साक्षी तब तक दूसरे सवाल ले लो आप। अच्छा ठीक है, ठीक है। साक्षी जी, हाँ आंटी। मैं आपकी बहन जी और निधि जी की मैं उसकी बात में सहमति हूँ, वे बता रही थी मैं। अच्छा,
अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू अच्छा आंटी, है। थैंक यू हाँ आंटी। बहुत अच्छा है। निधि जैन है एक, वो बोल रहे हैं प्रेगनेंसी के 8th मंथ में शुगर आया है, अब क्या कर सकते हैं? आपको अपने खाने पीने पे बहुत कंट्रोल करना होगा, बिकॉज प्रेगनेंसी में शुगर की दवाई या एडवाइस नहीं की जाती है, और आपको अपने खाने पीने में बहुत सख्त कंट्रोल लाना पड़ेगा। शुगर अगर आपको है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि जीआई इंडेक्स एक कहा जाता है फूड का। जीआई इंडेक्स वो होता है कि कोई चीज खाने से आपके ब्लड का शुगर लेवल कितना स्पाइक हो सकता है। सो निधि जी अनम्यूट करने के लिए कह रही हैं। तो निधि जी आपको जीआई इंडेक्स समझना पड़ेगा, और जीआई इंडेक्स के हिसाब से आप अपना खाना चूज कीजिए। खाने में आप फाइबर बहुत ज्यादा लीजिए, आप चावल, आलू और कुछ फल जैसे पाइनएप्पल और ये सब नहीं लीजिए। There's a big list एक्चुअली कि डायबिटीज में, प्रेगनेंसी में अगर आपको डायबिटीज हो चुका है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दवाइयां आपको नहीं लेनी है। सो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि आप जीआई इंडेक्स के हिसाब से ही आप खाना खाएं और अपना शुगर कंट्रोल करें। यू कैन गो फॉर वॉक्स। जय जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं ना अभी शुगर में 6ठा मंथ से शुगर का प्रॉब्लम आया है, और उसके साथ मेरा लीवर में ना सूजन आ गया, और थायराइड का भी प्रॉब्लम। बाजार का मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, शुरू से घर का ही बना के बॉयल खाना, बॉयल सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम, सो नहीं पाती हूँ। ये निधि जी इसलिए है क्योंकि जो प्रेगनेंसी जब जिस समय होती है ना, तो हमारे शरीर के हॉर्मोन्स बहुत बदलते हैं। हाँ, पूरा हार्मोन कम है मेरा, नीचे अबाउट बेबी है, हॉर्मोन्स। सॉरी। नीचे बेबी है मेरा, वो कमी है हार्मोन का भी। हाँ, तो वो जो आपको थायराइड भी हुआ है, जो शुगर का भी तकलीफ हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। और प्रेगनेंसी में शुगर की दवाइयां नहीं दी जाती, डॉक्टर ने आपको समझाया होगा, आप दवाई नहीं खा सकते। तो डाइट इज द ओनली। अभी आपका अगर बेबी नीचे तो आप वॉक भी नहीं कर सकते हो, ज्यादा आपको एडवाइस नहीं किया होगा। हाँ, तो प्रेगनेंसी में है कि यू शुड, आप एक प्रॉपर प्लान लीजिए, एक डाइटिशियन से प्रॉपर प्लान लीजिए और उसके हिसाब से खाइए, क्योंकि अगर आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको डिलीवरी में और आगे लैक्टेशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई वुड एडवाइस, क्योंकि मैं इतना ज्यादा अभी इस समय आपको नहीं बता पाऊंगी, बट नहीं, डेफिनेटली। मेरे को डॉक्टर ने एडवाइस दे दिया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन बस इतना सा पूछना है, डायबिटीज में ये डाब पानी पी सकते हैं क्या? कौन सा पानी? डाब डाब माने नारियल पानी, नहीं, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार पीजिए। थोड़ा थोड़ा। हफ्ते में एक बार, अच्छा एक नारियल का हफ्ते में एक बार, रोज नहीं। अच्छा, थैंक यू। फ्रूट्स में आप एप्पल खा सकते हैं, पेयर खा सकते हैं, पाइनएप्पल नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, भी नहीं, अनार खा सकते हैं, आंवला आप खाइए, आंवला बहुत अच्छी। कच्चा केला का सब्जी, ज्यादा नहीं, कच्चा केला भी नहीं, ज्यादा नहीं। कभी कभी। आप बना रहे हो तो उसके साथ आप शिमला मिर्ची डालिए, उसके साथ में आप टमाटर डालिए, ताकि एकदम से कच्चा केला नहीं आप खाएं। और फाइबर, फाइबर खाने की ज्यादा आप कोशिश करें, फाइबर से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में होगा। फाइबर में क्या जैसे? मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको थायराइड भी हो रहा है, तो देन आपको जरूरत, मतलब यू गो टू अ प्रॉपर डाइटिशियन से, किसी से कंसल्ट कीजिए और आप ठीक से खाना खाइए। बिकॉज अभी कौन सा महीना चल रहा है आपको? 8 मंथ। ठीक है, आपको अभी डिलीवरी है, डिलीवरी में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी डिलीवरी में जल्दी कर रही है, जैसे 9 लगते ही डिलीवरी कर दी है, बच्चा को थोड़ा सा डर है बच्चा का, है। हाँ, तो एक जल्दी कर। जैसा डॉक्टर ने बताया है आप फॉलो कीजिए, और अगर ऐसी आपको कोई और जैसे शंका है कि कोई एक दो सवाल है, तो मैंने अपना नंबर डाला है, आप मुझे फोन करके एनी टाइम आप बात कर सकते हो। थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट आदित्य जी क्वेश्चन आने है। वाले हैं क्या? आदित्य जी आ चुके हैं तो? आदित्य जी आए हैं लेकिन वो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, तो तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आटा नूडल जो ओट्स का बना हुआ होता है, क्या वो हेल्दी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा, और नूडल्स जो किसी भी प्रकार के हेल्दी नहीं है, चाहे वो आटा से बने हो, ओट से बने हो। कोई बोले उसके अंदर हमने फ्रेश वेजिटेबल्स डाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नूडल्स किसी भी तरीके का है, वो जंक ही है। ओके, हेल्थ ड्रिंक्स जो आते हैं वो सेफ होते हैं?
हेल्थ ड्रिंक्स बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर होता है और अगेन प्रेजर्वेटिव्स होता है, और हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ ड्रिंक है तो अपने बच्चे को 1 गिलास दूध में 2 चम्मच बोर्नवीटा मिला मिला के पिला रहे हैं। नॉट एडवाइज्ड, नहीं जरूरत है। अच्छा खाना खिलाइए, फ्रेश बना हुआ खाना खिलाइए, वो आपके बच्चे को ज्यादा सेहत देगा। तो जो पीडियाश्योर है, बोनवीटा है, कॉम्प्लान है, ये जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, देखिए पीडियाश्योर डॉक्टर एडवाइस करता है, पीडियाश्योर डॉक्टर के एडवाइस किए बिना आपको नहीं लेना चाहिए, और डॉक्टर भी तब एडवाइस करते हैं जब शायद आपके बच्चे को कोई बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होगी या बहुत ज्यादा वेट कम होगा, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो वो बात अलग है। पर जहाँ तक मैंने देखा है, इंडियन बच्चे दुबले ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम हमारे बच्चों को प्रेजर्वेटिव नहीं खिलाते। आप कभी भी देखेंगे, अगर अपने आप बच्चों को आप यूएस के बच्चों से कंपेयर करें, तो यूएस के बच्चे मस्त गोल गोल एकदम व्हाइट व्हाइट, इतने बड़े बड़े गाल, और हमारे देश में कभी भी ऐसे बच्चे इतने मोटे ताजे नहीं दिखते हैं, और होना भी नहीं चाहिए, नहीं जरूरी है। आप अपने बच्चों को, एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा एक सेशन हो सकता है, आजकल हम लोग जो एडवाइस करते हैं, हम तो बोलते हैं कि आपको सेरेलैक भी बिल्कुल नहीं खिलाना है, जो बाजार में मिल रहा है वो मत खिलाओ। घर पे सेरेलैक बनाना 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में आप 15 दिन का सेरेलैक बना के रख दो। घर पर आप जितना अच्छा आटा दाल चावल यूज करेंगे, क्या आपको लगता है कि मार्केटिंग कंपनीज वाले इतना शुद्ध, इतना अच्छा घी और आटा और सब यूज कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है। आज हम जो घी यूज करते हैं वो 500-1000 रुपए किलो का होता है, और ये लोग इतना बड़ा डब्बा आपको दे देंगे 500-1000 रुपए का। आपको लगता है कि उसके अंदर अच्छा घी और अच्छा आटा हो सकता है? सवाल ही नहीं है। मेरे तो अंडर में क्लाइंट्स हैं जिन जो प्रेगनेंसी से हमारे साथ में थे, हमने उनके बच्चों को, आज उनका बच्चा साल भर का हो गया है, उसने ना बाहर का सेरेलैक खाया, ना बाहर का दूध पिया, ना उसने बाहर का एक बिस्किट भी खाया है, एंड द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली हेल्दी। उसको एक बार अभी तक सर्दी खांसी भी नहीं हुई है। सो प्लीज बाहर का सेरेलैक और ये सब मत खिलाइए, नहीं जरूरी है। घर पे घर का खाना फ्रेश। thank you so much. Non-fried packet of chips, guilt-free snacks, are they good? रुचिता जी ने बताया ना, जितने खोलेंगे पैकेट उतना बढ़ेगा पेट। घर बनाइए, घर पे बना के खिलाइए, घर का अच्छा वाले तेल में फ्राई करके खिलाइए बच्चे को, उससे आप उसको कुछ पोषण तो मिलेगा, बाहर तो नहीं एडवाइस्ड है। अच्छा, आप बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए मना करते हैं कि ब्रेड और बिस्किट बाहर के नहीं खाने चाहिए, क्या घर के ब्रेड और बिस्किट एडवाइजेबल हैं? घर के आप खिला सकते हो, घर के खिला सकते हो, और घर के आप बनाएंगे तो भी आप 1 महीने में 1 बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, पर उसमें आप जो आटा यूज करोगे वो आपके घर का अच्छा क्वालिटी का आटा है, उसमें आप घी डालोगे, तेल डालोगे, आप अच्छा डालोगे, अच्छी क्वालिटी का डालोगे। घर पे हम कोई प्रिजर्वेटिव उसमें डालते नहीं है। और दूसरी बात, अगर उसमें आप नमक शक्कर डालोगे तो आप खुद देख कर डालोगे। जैसे हम एक लड्डू बनाते हैं घर पे, तो हमें पता है कि एक लड्डू में 1 चम्मच चीनी जा रही है, तो हमें पता है कि उसके अंदर क्या जा रहा है, तो कम से कम आप अपनी आंखों से देख के डालोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना शक्कर खिला रहे हो आप बच्चे को, कितना घी खिला रहे हो अपने बच्चे को। और अगर यदि घर का घी तेल डल रहा है तो उसमें बुराई नहीं है, घर का बना के खिलाइए, ऑलवेज बेटर। थैंक यू सो मच। जिम वाले प्रोटीन पाउडर के लिए लेने के लिए बोलते हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी जिम जाता है, प्लीज डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ प्रोटीन पाउडर। एक्सेसिव प्रोटीन आपके किडनी पे लोड करेगा, एक्सेसिव कैल्शियम आपको स्टोन्स देगा, और जो जिम वाले इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन्हें नहीं पता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप एक दिन में खिला सकते हो। वो लोग तो चाहते हैं कि आपके मसल्स बने, आपका 6 पैक बने, और उसमें खिलाते जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि वो, एक तो उन्हें अमाउंट का अंदाजा नहीं है वो कितना आपको खिला रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो प्रोटीन के डिब्बे आते हैं उसमें छुपे हुए होते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स आपके शरीर को अंदर से खत्म कर देंगे। प्लीज 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 मेरी एडवाइस है, जो भी जिम जा रहा हो, एक तो हम वेजिटेरियंस हैं, आप अपना वेजिटेरियन खाना खाइए, उसमें इनफ प्रोटीन है। प्रोटीन का पाउडर बिल्कुल भी मत लीजिए अनलेस एडवाइज्ड बाय अ डॉक्टर। एक प्रॉपर एमडी जब तक आपको एडवाइस नहीं करेगा, नो प्रोटीन पाउडर्स एवर। थैंक यू सो मच। विनीता जी जैन कोलकाता से कुछ पूछना चाहते हैं। विनीता जी, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। आवाज नहीं आ रही विनीता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। अच्छा, ये जो ऑयल है जो अपन घर पे खा रहे हैं अभी, सफोला वगैरह,
तो ये सब सही है कि अनसैचुरेटेड खाना चाहिए? ऑयल का ऐसा ऑयल, है कि हाँ जो सफोला और ये सारे ऑयल आ रहे हैं ये रिफाइंड ऑयल है। आप अगर हाँ, रिफाइंड है, होता है रिफाइंड, रिफाइंड मतलब हाँ उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। अगर आप ऑयल सबसे बेस्ट अगर आप कहेंगे तो उसे कहा जाता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। आप लिख सकते हैं ये शब्द, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो मूंगफली का मिलता है या और भी, जैसे हमारे देश में हर एक एरिया में अलग 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 तेल खाया जाता है। महाराष्ट्र में मूंगफली का मिलता है। एक बार चेक पे स्पेलिंग कर दीजिएगा। मैं लिख कर दे देती हूँ आपको, मैं हाँ। चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, या अगर कोल्ड प्रेस नहीं मिलता है तो आपको लेना चाहिए फिल्टर्ड ऑयल, ये बेटर है। रिफाइंड ऑयल हानिकारक है अपने लिए। कुछ नहीं मिल रहा है, हम कई जगह पूछ लिए हैं तो सब यही सैचुरेटेड मिल रहा है जो मिल रहा है, हाँ जी, रिफाइंड। नहीं, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या फिल्टर्ड ऑयल मिलेगा। ओके। एक और है श्रद्धा जी पाटोदी, वो कुछ पूछना चाहते हैं। एक सेकेंड, श्रद्धा जी आपका वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज। श्रद्धा जी, ममता जी सुराना भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, इंदु भाभी भी जुड़े हैं। ममता जी, जय जिनेन। इंदु आंटी भी आए हैं क्या? शायद मुझे ऐसे लगा कि श्रद्धा मैंने जी कुछ, श्रद्धा जी पूछना चाहते हैं, पूछिए श्रद्धा हाँ जी। जी, हाँ जी, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन निधि जी। मुझे एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि कई बार हम जब घर में एवरीडे मठरी, चूड़ा, लड्डू और जो भी नमकीन है या कचौड़ी है, तो ये हमें कितना फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए? बिकॉज हम जब बाहर का 2 पैकेट खोल के 2 मारी बिस्किट खाते हैं तो हमें इतना बुरा नहीं लगता है, बट हम रोज एक-एक कटोरी अपने बच्चे को मठरी दे देते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो हमें कितना फ्रीक्वेंटली इसको कंज्यूम अगर करना चाहिए? आप बात बच्चों की कर रहे हो तो बच्चों का खेल कूद ज्यादा होता है, उनका डाइजेशन बेटर है। तो मैं बाहर के बिस्किट की अपेक्षा अगर आप मठरी खिलाएंगे ये तो 100% बेटर है, क्योंकि बाहर कैसा मैदा है, कौन से प्रेजर्वेटिव है ये आप नहीं जानते। घर में कम से कम आप जानते हो कि हाँ, घर का अच्छा तेल, अच्छा घी और अच्छा आटा है तो बच्चे को पोषण जरूर मिलेगा। पर फिर भी आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो मोटापे का रेट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और विच इज अलार्मिंग, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई, ट्यूशन क्लासेस इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्हें समय नहीं मिलता नीचे जाके खेलने के लिए। जो खेलने से उनका शरीर बढ़ सकता था वो नहीं मिल रहा है, तो नतीजा हो रहा है ओबेसिटी। तो इसके लिए ऑप्शंस में खुद मैं आपको बताऊं, आई एम अ वेरी पर्टिकुलर ईटर। मैं बिल्कुल भी फ्राइड खाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं शायद साल में 2 बार मेरे घर में पूड़ी नहीं तली जाती, भजिए तले जाते हैं साल में 2 बार जब बारिश होती है। तो मैंने एक ऑप्शन चूज किया हुआ है, एयर फ्रायर। मैं मठरी भी बनाती हूँ तो मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे को मैं दूध के साथ में मैं उसको बिस्किट नहीं देना चाहती हूँ तो बच्चा कुछ तो मांगेगा। तो मैं तो अवन ज्यादा यूज करती हूँ, और दूसरा एयर फ्राइंग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर हैं कि हम हमारे बच्चों को ज्यादा फ्राइड नहीं खिलाना चाहते तो देन गो फॉर अ एयर फ्रायर। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है बट इट इज वर्थ इट। आप अगर आपके घर में जैसे बड़े बुजुर्ग भी हैं जो मठरी खाना चाहते हैं, बाहर का नहीं खाते, तो देन आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप प्लीज यूज अ एयर फ्रायर। तला हुआ खाना कभी कभी के लिए ठीक है बट ज्यादा नहीं खिला सकते हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ममता जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय जिनेंद्र ममता जी। जय जिनेंद्र ममता आदित्य जी। भैया आ चुके हैं। हाँ, आदित्य भैया को भी लेती हूँ, आदित्य जी को। ममता जी आपको कुछ पूछ अनम्यूट रहे हैं। अनम्यूट कीजिए ना। हाँ जी, निधि बहुत अच्छा कर रही हो, और एक अपनी फ्रेंड को इस तरह से डाइटिशियन के रूप में ग्रो करते हुए देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें, खूब अच्छे अच्छे टिप्स आप दे रही हो। तो इसी टिप्स में एक टिप्स मेरे को भी दे दो। मेरे को हमेशा कफ के जैसा लगता रहता है, ऐसा हमेशा लगता है कि जैसे कुछ कफ हो रहा है। तो क्या गलत खाने में आ रहा है, या मैं क्या प्रिकॉशन लूं उसके लिए? आपको एलर्जी हो रही है किसी चीज की? हाँ, ऐसा लगता है मेरे को। मैंने दूध बंद किया है, गेहूं बंद किया है,
लेकिन फिर भी कफ की तासीर है, हर छोटी चीज में कफ हो जाता है, जबकि मैं आइसक्रीम या ठंडी चीजें बहुत कम खाती हूँ, ना के बराबर। क्या होता है ममता जी, कई बार है ना, हमें किसी एक चीज की एलर्जी हो जाती है। जैसे कोई आप एक पर्टिकुलर चीज खाओगे, जैसे कई लोगों को पाइनएप्पल की होती है, अगर पाइनएप्पल खाया तो गले में इचिंग लगती है। अगर फ्राइड करेक्ट। खा लिया तो गले में इचिंग लगती है। मुझे फ्राइड से होता है, मैं फ्राइड खाना नहीं खा सकती, मुझे तुरंत यहाँ होने लग जाता है। ओके। ऐसा खा रहे हो दैट इज क्रिएटिंग एलर्जी फॉर यू। तो आपको एक तो आपको वो पता लगाना पड़ेगा, और उसका तरीका यही है, जैसे अभी आपने कुछ दिन आपने बताया कि मैंने दूध बंद किया, पर यदि आपको तभी भी हो रहा है तो दैट इज क्लियर कि आपको दूध से तकलीफ नहीं हो रही है। तो जो करेक्ट। एवरीडे डाइट जो आप खा रहे हो उसमें आप ये देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज से एलर्जी हो रही है। और दूसरी बात, आप गिलोय लीजिए, गिलोय का जूस। गिलोय ओके। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है, और ये जो छोटी मोटी एलर्जी ये चली जाती हैं। गिलोय इज वेरी यूजफुल। गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच निधि, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू कीप इट ममता जी। थैंक यू सो मच बहुत सारे ममता और जी। क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर मुझे लगता है पहले हम आदित्य भैया को दे दें 10 मिनट, फिर दोबारा हम आ जाएंगे क्वेश्चंस के हाँ लिए। हाँ, पहले आदित्य जी को लेते हैं। हाँ जी। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू आंटी, हेलो। एक सेकेंड ना आदित्य जी। मंजू आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आदित्य जी आए हैं। एक एक मिनट, ऑडियो कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आएगी। आवाज। हाँ, आंटी अनम्यूट कीजिए ना। जय जिनेन आदित्य जी। आदित्य जी, मंजू आंटी है, ये मंजू आंटी महासमिति सूरत संभाग की 17 साल से प्रेसिडेंट हैं, और ये 2 प्रतिमाधारी भी हैं। मैं मंजू आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी। आंटी आवाज नहीं आ रही मंजू आंटी। हाँ, अब बोलिए। सभी को संपन्न जैन महासमिति महिला संभाग सूरत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। अभी निधि ने बहुत अच्छी सी भाषण की। आंटी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आंटी आपका वो हेडफोन निकाल दीजिए। अब बोलिए आंटी। नहीं आ रही ना? अब आ रही आंटी। आ रही है? हाँ। आज हमारे बीच आदित्य जी जैन नागपुर से हैं। हम उनका भी महासमिति सूरत संभाग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदित्य जी आचार्य जी के परम शिष्य हैं, भक्त हैं, शिष्य नहीं भक्त हैं। आइए अहमदाबाद से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, डिजाइनर है, और आचार्य आशीर्वाद पाकर 2009 से खादी उद्योग में काम कर रहे हैं। वो अपने कई ब्रांच की है, उनमें से एक तंतु खादी है। आज हमें उसी के बारे में ये कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं आदित्य से निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमें इस पर कुछ प्रकाश डालें। बहुत बहुत थैंक यू आंटी। आदित्य जी IIM अहमदाबाद के अलुमनाई हैं, और ये 2009 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए खादी उद्योग में काम कर रहे हैं, और आचार्य श्री का आशीर्वाद पाकर ये हथकरघा में काम कर रहे हैं, और अपने इनके कई ब्रांड्स हैं, जिसमें से एक है तंतु खादी, जिसके बारे में आज वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति सूरत संभाग की ओर से। आवाज नहीं आ रही आदित्य जी। मैं बांग्ला चैनल करूँगा। आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ। शुद्ध भाव से नमन हो, शुद्ध भाव से काज, स्मरो स्मरो नित तुति करूं, उर में करूं विराज। अपार गुण के गुरु रहे, अगुरु ग्रंथ अनगार, पार पहुँचे नित नमो, प्रणाम बारंबार। नमो भारती ब्रह्मिटे,
ब्रह्म बनूं मैं बार, भार रहित भारत बने, भास्वत भारत भार। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम आदित्य है और गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने ये 2009 से हम लोग हथकरघा में काम कर रहे हैं। तो जो लोग हथकरघे को बिल्कुल नहीं जानते, मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली हथकरघा और खादी वो वस्त्र है जो हम लोग अहिंसा पद्धति से, शुद्ध अहिंसक तौर पे, शुद्ध सूती से यानी प्योर कॉटन के हैंडमेड फैब्रिक रेडी करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है हैंडमेड फैब्रिक बनाने का कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे पाए। और जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं तो सबसे पहला नियम ये होता है कि उनको आजीवन मांसाहार का त्याग करना होता है। तो हम लोग के साथ में अभी ऑन एंड अराउंड 300 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो लोग सभी लोगों ने आजीवन मांसाहार का त्याग किया हुआ है। और जब मैं बोलता हूँ कि हम लोग वी आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फैशन एज ए टूल, तो बोलने का मतलब ये है कि फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन सबसे ज्यादा क्रिएट कर रही है। दिगंबर मुनियों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब लोग वस्त्र का उपयोग कर ही रहे हैं। तो हमारा एक डिपेंडेंसी बहुत कुछ है फैब्रिक के ऊपर में। तो इम्पोर्टेंट ये बोलते हैं आचार्य श्री कि आप जब भी कोई चीज ले रहे हो उसमें हिंसा का बिल्कुल उपयोग नहीं होना चाहिए। तो 2015 तक के बहुत सारे जैन लोगों को ये नॉलेज में नहीं था कि हम लोग जो फैब्रिक यूज करते हैं, जो मील में बना होता है या बाकी और फैब्रिक होता है, दैट इज नॉन वेजिटेरियन फैब्रिक। तो हम लोग जब 2009 से हमने काम करना शुरू किया और 2015 में जब आचार्य श्री ने इस पर प्रकाश डाला तो हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि हाउ एग्जैक्टली इट इज नॉन वेज फैब्रिक। तो पता चला कि हम लोग बहुत पतला पतला और बहुत सुंदर कपड़ा लेना पसंद करते हैं। तो बनता कैसे है, तो बहुत सारी मील्स में हम लोगों ने ट्रैवल किया, मुंबई में, सूरत में। तो उसमें एक प्रोसेस होती थी साइजिंग प्रोसेस। तो साइजिंग प्रोसेस में यूज होता है मटन टैलो, दैट इज टोटली लाइक नॉन वेजिटेरियन मटेरियल विच इज यूज टू मेक फैब्रिक। उसके बिना मील के अंदर कपड़ा तैयार ही नहीं हो सकता था। तो फैशन इंडस्ट्री में 2009 से काम करते आते आते ऐसा लगा कि आर वी पार्ट ऑफ सोल्यूशन और आर वी द पार्ट, यानी हम लोग खुद सोल्यूशन के हिस्सा हैं या समस्या का हिस्सा है। तो समझ में आया कि हम भी खुद समस्या के हिस्से हैं। तो जब हम मील का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो पता चल जाता है कि हम लोग समस्याएं बढ़ा रहे हैं। फिर किन किन प्रकार की समस्याएं हैं, तो सामने आया कि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण भारत में। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 70% लोग जो हैं वो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं। और जब ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भारतवासी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और समस्या ये है कि सभी को पलायन करके शहरों की ओर आना पड़ रहा है। तो इसको कैसा रोका जाए? तो सबसे प्रॉब्लम तो समझ में आ रही थी कि ये प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम ये सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था। तो काम करते 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 पता चला कि खादी में एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को एट वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस एट देयर ओन प्लेसेस। वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम आमदनी यानी लागत से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो लोगों ने, हमारे जैसे भाइयों ने काम शुरू किया, पूरा काम सीखा। और आज के दिन भी जब मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो मैं दिखाना चाहूंगा कि कुछ प्रॉब्लम थी तो हम लोग देखा दीदी। आदित्य जी आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। वंदना दीदी अभी आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है, अब आ रही है। हेलो, अब आ रही है आदित्य। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था, तो हम लोग का यही काम है कि हम लोग इसमें अच्छे से अच्छी रिसर्च करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हमारे काम कर रहे हैं या और भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग रोजगार पहुंचा सकें। और जो हम लोग जैसे महावीर जयंती आती है और भी कई फंक्शंस होते हैं
तो हम लोग जयकारा लगाते हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय। तो क्या होता है कि अहिंसा परमो धर्म की जय नारा लगाना इतना इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ मेरा ये बोलना है कि हमारा जीवन अहिंसामय हो। कि आचार्य जी ने हमको बता दिया, हमको अब नॉलेज में आ गई है जब चीजें, कि हम जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन वेजिटेरियन कपड़ा है, इसके अंदर में इस्तेमाल करने से हिंसा भी बढ़ रही है और कई और प्रकार की हिंसाएं भी हो रही हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा वस्त्र यूज करें, कंज्यूम जो कर रहे हैं हम वो कॉन्शियसली कंज्यूम करें, ताकि बेरोजगारी ना हो देश में, किसानों को समस्या ना हो। क्योंकि जितना भी हम लोग फैब्रिक तैयार करते हैं दैट इज प्योर कॉटन, कोई भी इंडस्ट्री से नहीं लेते हैं, वो फार्म प्रोड्यूस यार्न होता है। हैंडमेड फैब्रिक होने के कारण मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को जा रहा है जिन लोगों ने आजीवन मांसाहार का त्याग किया है। ऐसे भी हम अहिंसक बने। पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है जो हिंसा कर प्राप्त की जाती है ना। तो इस प्रकार से जब हम लोग चीजों को इस्तेमाल करते हैं कॉन्शियसली, तो हम अपने आप उस जयकारे को सत्यता की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग अहिंसा परमो धर्म को सही में जय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था। मैं अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो उनके आंसर देना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ताकि आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो वो क्लियर होते जाए। आदित्य जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा कपड़ा है, क्या आप बता सकते हैं? स्पेशली जो आप बोल रहे हैं कपड़ा नॉनवेज होता है, उसमें आप कोई कपड़ा? वो हर कपड़ा जो पावर लूम में बना हुआ है वो सारा कपड़ा नॉनवेज होता है। आदित्य जी, क्या इसमें होजरी और ये सब आते हैं? होजरी है, क्रेप है और शिफॉन और पता नहीं कौन सा बनाओ, बट अगर वो जर्मनी की मिल हो या किसी के यहाँ की भी हो, क्योंकि जब हम फाइन फैब्रिक परचेज करते हैं, बेसिकली फैब्रिक जब बनता है ना वो बनता है लूम पे, और ताना और बाना दो चीजें होती हैं लूम में। तो ताने के अंदर में स्टिफनेस लाने के लिए वो लगाना ही पड़ता है, और उसके बिना वो बन ही नहीं पाता। टेक्सटाइल मिल के लिए कोई पूछ रहा है 1+5। आप प्लीज बताएंगे टेक्सटाइल मिल के लिए आप क्या पूछना चाहते हैं? 1+5 टेक्सटाइल मिल के अंदर में भी फैब्रिक बिना उस प्रोसेस के बनता ही नहीं है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? जी 1+5 ने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए 1+5। हाँ जी, पूछिए। जय जिनेन भैया जी। जय जिनेन। मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपने इसका पावर लूम का बताया कि पावर लूम में बनते हैं वो सब ये नॉनवेज वाले रहते हैं। व्हाट अबाउट टेक्सटाइल मिल, जो टेक्सटाइल मिल में बनते हैं कपड़े, वो मैं बोल रहा हूँ वहां पे भी पावर लूम ही होते हैं, और कोई भी टेक्सटाइल मिल ये क्लेम नहीं कर सकती है कि वो वेजिटेरियन फैब्रिक बना रहे हैं, क्योंकि उनके प्रोसेस में साइजिंग जरूरी है, और बिना साइजिंग के ताना लगता ही नहीं है, और बिना ताने के फैब्रिक बन ही नहीं सकता। अच्छा, फिर खाली हथकरघा के ही मतलब जो है वो शुद्ध है? हथकरघे के भी जो मैं ये तो बोलूंगा कि अभी जितने ब्रह्मचारी भैया लोग या आचार्य श्री के आशीर्वाद से जितने केंद्र चल रहे हैं वहां तो सभी जगह पे वेजिटेरियन फैब्रिक रहे हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ आदित्य जी। हाँ। कि बहुत जल्द सूरत में आदित्य की जो मैन्युफैक्चरिंग है नागपुर में है। निधि दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हथकरघा और आपकी आवाज, आप एक बार हथकरघा करेंगे? निधि दी, आपकी आवाज, अगर आप हथकरघा पहनेंगे तो दूसरा कुछ नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। तो कहना चाहूंगी कि सूरत में भी बहुत जल्दी हथकरघा के कपड़े मिलने वाले हैं। आदित्य भैया की फैक्ट्री जो तंतु है उसके मिलने वाले हैं, और आप सभी से निवेदन कि अपने जीवन में हथकरघा ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। हथकरघा की चादरें, हथकरघा के टॉवेल, साड़ियां, कुर्ते, इनके कपड़े सभी मिलने वाला है। पानी के छन्ने
देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले पानी के छन्ने, मंदिर में जाने वाले जितने भी वस्त्र हैं, साड़ियां हैं, धोती दुपट्टे हैं, ये सारी चीजें, और हो सके नित्य उपयोग में जितनी आ सकती हैं वो सारी चीजें आप लोग लें। तो क्या होगा कि मैंने बताया कि कई सारी समस्याएं हैं और समस्याओं के समाधान भी हमारे पास में है, पर समाधान को उतने ही प्रेम पूर्वक आपको अपनाना पड़ेगा कि आप भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत अच्छे से हम सभी को समझाया हथकरघा में और हैंडलूम के कपड़े में क्या फ़र्क होता है और हमें कैसे हथकरघा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज मैंने तंतु की ही साड़ी पहनी है हथकरघा की। मैं बहुत और मैं सभी से बताना चाहती हूँ कि इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, इतना सॉफ्ट है कि मैंने आज 11 साढ़े 11 बजे से पहन ली है और इतनी सॉफ्ट है, इतनी कंफर्टेबल है साड़ी, मैं उसका बता नहीं सकती। कोई कीर्ति जी पूछ रहे हैं कि हथकरघा के कपड़े कहाँ से ले सकते हैं। मैंने बताया ना, अभी आपको सूरत में मिल जाएंगे थोड़े दिनों में। ये आप आदित्य भैया का नंबर मैंने दिया है, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे बुला सकते हैं, घर बैठे मिल जाएंगे आपको कपड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने आदित्य भैया का नंबर डाल दिया है चैट में। अच्छा, भैया ने भी डाल दिया। हाँ, तो आप नंबर सेव कर लीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू भैया, आपने इतना इजी कर दिया है हथकरघा को हर घर में पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू आंटी, मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने कम से कम, जब भी आपका कोई फंक्शन हो, कुछ भी, आप एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए हथकरघा यूज करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी देंगे, फ्लावर्स देते हैं वो थोड़े दिन में हो जाएंगे, वैल्यू जाना चाहिए सामने, एक स्टोरी जाना चाहिए, एक ऐसी चीज जाना चाहिए जो सामने वाला इजीली समझ पाए कि ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है ना? ये पूछ रहे हैं कि नागपुर में कहाँ से मिल सकता है। नंबर है आदित्य भैया। हाँ, मैं नागपुर का ही हूँ, मैं नागपुर से ही हूँ। हम लोग का कन्हान नागपुर और रामटेक रोड के बीच में पड़ता है, शोरूम वहाँ पे है, और आप फोन लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मंजू आंटी कुछ कहना चाहेंगे? संगीता आंटी को बुला, संगीता को। संगीता आंटी को, संगीता आंटी अनम्यूट कीजिए ना। संगीता आंटी अनम्यूट कीजिए ना। बोलना चाहूंगी, आचार्य श्री की आराधना, उनकी उपासना, आचार्य श्री की आराधना, उनकी उपासना, इंद्रियों को जीतना, लगाम मन के खींचना, यही दिव्य चेतना, यही जिनेंद्र देशना, यही जिनेंद्र देशना। ऐसे हैं हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके चरणों में शत नमोस्तु आचार्य श्री को 3 बार नमोस्तु। आदित्य भैया जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, इतने अच्छे से बताया कि हमें हथकरघा का उपयोग अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। और सच में ये आचार्य श्री का भी एक सपना जो आप साकार करने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्या बोल सकते हैं, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आज आप हमारे बीच आए, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए दिगंबर जन महिला महासमिति संभाग सूरत आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। और आपने हमें बताया कि हमें हिंसक वस्तुएं उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, और जो हम कपड़ा यूज कर रहे हैं जो हिंसा की है, और अब ये आया है हमारे बीच में हथकरघा का जो अहिंसक है, वे हमें उपयोग में करना चाहिए। क्योंकि हम जैन हैं, हम नारे तो बहुत अच्छे से लगाते हैं अहिंसक के, और उपयोग में लेते हैं हिंसक वस्तुएं। ये हमारी सोच हमें बदलनी पड़ेगी। और तथा अगर हम ये हथकरघा का उपयोग करेंगे तो कई बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा। और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि हथकरघा का जो हम उपयोग करते हैं कपड़े, वे सर्दी में थोड़े गर्म होते हैं और गर्मी में ठंडक होते हैं। बहुत ही बढ़िया कपड़ा होता है, क्योंकि ये हम लोग यूज करते हैं, हमको मालूम है कि आप सर्दी में पहनेंगे तो आपको ठंड भी कम लगेगी, और गर्मी में पहनोगे तो आपको गर्मी भी कम लगेगी। इस कपड़े की खासियत होती है। मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगी, बड़ी उपयोग में लें,
धोती दुपट्टे तो आजकल जेंट्स लेने लग गए हैं, हम महिलाओं को भी ये नियम ले लेना चाहिए कि हम हथकरघा की साड़ी पहन करके जाएं, जिससे हम अहिंसक वस्तुओं का हम त्याग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। और मैं निधि दीदी आपके लिए भी, आप बहुत ही मधुर व हंसमुख स्वभाव की हैं, बहुत ही अच्छा लगा आपने हमें जंक फूड के बारे में बताया कि जंक फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, प्रिजर्वेटिव होते हैं और न्यूट्रिशंस कम होते हैं, जो हमें बहुत सी बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। आपने सही कहा है, पर अगर हम माए घर में ही कुछ बना करके बच्चों को दे और हम अपने किचन में ध्यान दें, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और घर के अन्य सदस्य भी हेल्दी रहेंगे। और एक समय ऐसा रहेगा कि बच्चा धीरे धीरे शायद जंक फूड की तरफ जाए ही नहीं, क्योंकि हम खुद उसको इतने अच्छे से डेकोरेट करके दें कि वो उसी की तरफ आकर्षित हो जाए और वो जंक फूड छोड़ दे। आपने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स दिए, आशा है आप सभी लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। हम निधि दीदी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग सूरत आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि आप आए, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। थैंक यू निधि दीदी। और आज जितनी भी हमारे साथ सब बहनें जुड़ी हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार। और कल भी इसी समय आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आदित्य जी, एक बहुत अच्छा यहाँ पे सुझाव आया है कि आज यहाँ पे जितने भी है, संगीता आंटी, मंजू आंटी, एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि जितने भी आज लोग यहाँ जुड़े हैं, सभी एक नियम ले कि इस दिवाली पे सभी लोग हथकरघा की ही साड़ी पहनेंगे मंदिर में। बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। तो मैं सभी से हम आशा करते हैं कि सभी लोग ये नियम लेंगे कि इस दिवाली और हर दिवाली पर जितने भी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम होते हैं मंदिर में, सभी लोग हथकरघा की ही साड़ी पहनेंगे, दूसरी साड़ी नहीं पहनेंगे। आप लोग अगर हथकरघा की साड़ी पहनेंगे तो बहुत सारे लोग अपने घर में दिवाली मना पाएंगे फिर से। अब तो साक्षी महासमिति की ड्रेस भी हथकरघा की रख देंगे साड़ी। बिल्कुल बिल्कुल आंटी। आदित्य जी, महासमिति की साड़ी लेनी है इस बार हमें तो। आदित्य को दीजिए ऑर्डर, वो स्पेशली आपके लिए बनवा कर देंगे। हम प्रिंट करवाएंगे स्पेशली आंटी महासमिति की साड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आदित्य जी, थैंक यू मंजू आंटी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद महासमिति की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने दिनों तक इतना अच्छा क्लास सभी ने अटेंड किया और सभी ने बहुत बहुत धर्म लाभ पाया है। अनीश भैया से हमने बहुत सारी बातें सीखी है, बहुत सारी नई नई ऐसी बातें जो शायद हम भक्तामर तो जानते थे, लेकिन भक्तामर को कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कैसी भावनाएं भानी है, वो नहीं जानते थे हम सभी लोग। तो वो अनीश भैया ने इतने अच्छे से समझाया है, इसलिए हम सभी अनीश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कल हमारा आखिरी क्लास का दिन होगा, इसलिए अनीश भैया की सभी से रिक्वेस्ट है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अनीश भैया का अनुष्ठान चल रहा है अमेरिका ग्रुप के तरफ से, और उनका भी कल आखिरी का दिन है। तो वो सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके अनुष्ठान में जुड़िए, क्योंकि अनुष्ठान का 21 दिन का अनुष्ठान का जो प्रभाव होता है वो बहुत अलग होता है। कल वो लोग 48 दीपक से विधान करने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, कल आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर सभी लोग सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उस ग्रुप से जुड़िए, वहां पर भक्तामर जी का विधान करिए और आचार्य भक्ति करिए। हम दोपहर में 1 से 2 फिर से मिलेंगे आचार्य श्री की भक्ति करने के लिए इसी लिंक पर 1 से 2 बजे तक। हम आशा करते हैं कि सुबह 7 से 9 और दोपहर में 1 से 2 बजे हमसे जुड़कर सभी लोग आचार्य श्री तक उनके गुरु चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करेंगे। आंटी कुछ जिनको बोलना है वो अपने नाम लिखा दें। साक्षी, जिनको बोलना है वो अपने नाम लिखा दें। हाँ, अगर किसी को भजन गाने की बहुत इच्छा है, अगर कोई अपनी भक्ति गुरु चरणों में समर्पित करना चाहता है, तो हमें अपना नाम भेज सकते हैं। हम कल दोपहर में उनका भजन लेंगे। आप सभी का, निधि दीदी का, आदित्य जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग सूरत से जुड़े और अपना ज्ञान बांटा और हमें सभी को लाभान्वित किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
साक्षी, जस्ट एक रिक्वेस्ट कि हम कुछ क्वेश्चंस नहीं ले पाए, काफी सारे थे वहाँ पे। सॉरी अगर नहीं, दैट्स ओके, समय आपका हो चुका है। मेरा नंबर मैंने डाला हुआ है, अगर आप अगर टाइम हो तो ले लो 2-4 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हाँ आंटी लेते हैं। आई एम ओके। हाँ किसी ने मुझे पूछा था कि कोलेस्ट्रॉल और थायराइड है तो मुझे क्या खाना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपको वैसे कोलेस्ट्रॉल वेजिटेरियंस में ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर पैदा होता है। कोलेस्ट्रॉल किसी भी वेजिटेरियन खाने में नहीं, वेजिटेरियन मतलब प्लांट बेस्ड फूड में नहीं होता। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक मार्केटिंग का गेम है कि हर तेल के ऊपर लिखा जाता है कि इट इज कोलेस्ट्रॉल फ्री, जबकि तेल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जो प्राणियों से, एनिमल से आपको जो मिलता है, दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, घी में होता है, चीज में हो सकता है, पर बाकी प्लांट बेस्ड फूड में कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्लांट नहीं पैदा कर सकते। कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर खुद शरीर के अंदर पैदा करता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आपको पंपकिन सीड्स खाना चाहिए। पंपकिन सीड्स कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करती हैं, और फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स भी हैं, वो कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करती हैं। आपको फाइबर ज्यादा खाना चाहिए। फाइबर यानी कोई भी आप सब्जी खाएं, कोई भी फ्रूट खाएं तो उसको उसके छिलके के साथ खाएं, तो जिससे आपको बहुत फर्क होगा। और थायराइड के लिए कहा जाता है कि पत्ता गोभी और गोभी के फैमिली की जितनी चीजें हैं वो आपको नहीं खाना चाहिए। देयर इज अ लिस्ट ऑफ फूड्स जो आपको थायराइड में थायराइड बढ़ाएंगे, आपका प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। पर थायराइड के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी बैलेंस रहेगा, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे, और ऑफ कोर्स डॉक्टर ने आपको दवाई तो शुरू करवा दी होगी, तो उसके साथ साथ आपको खाने पीने की, हाँ, थायराइड की एक लंबी लिस्ट होती है जो चीजें आपको नहीं खाना चाहिए, जिसमें गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये 2-4 चीजें डेफिनेटली है, और भी बहुत बड़ी एक लिस्ट होती है। पर कोलेस्ट्रॉल के लिए तो मैंने आपको बताया कि आप सीड्स खाइए, और ड्राई फ्रूट्स, कुछ एक गिनती के ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो आपको खाने से बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये खाना आपको खाना चाहिए, और दोनों ही चीजों के लिए एक्सरसाइज इज अ मस्ट एवरी डे। थैंक यू सो मच निधि जी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बेटे का कि क्या हथकरघा से टी शर्ट्स बनते हैं? ऑफ कोर्स बनते हैं, बन सकते हैं। अच्छा, एक और है, क्या जो बाहर मार्केट में जो पैक्ड मसालाज मिलते हैं, एवरेस्ट के हैं, MDH के हैं, इज इट गुड एडवाइजेबल टू यूज, या हमें घर के मसाले यूज करने चाहिए? देखिए, मसालों का ऐसा है कि बाहर के जो मसाले आप खा रहे हैं उसमें बहुत बार कलर्स ऐड होते हैं, और ऑफ कोर्स कुछ और प्रिजर्वेटिव तो है। जैसे हम अगर हम हल्दी, मिर्ची, जो हम लोग रोज खाने वाले हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, ये अगर हम अपने घर का पीसा हुआ या घर पे लाकर आप पिसवा कर आप यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर की हल्दी, मिर्ची में बहुत कलर्स होते हैं। आप कभी भी उसको लाकर देखिए, आप जो अगर आप कोई मिर्ची घर पर पीसेंगे और उसको आप यूज करेंगे, या हल्दी घर की आप यूज करेंगे, तो उसमें वो कलर नहीं होगा जो बाहर के खाने में होता है। सो जो रोज यूज करने वाले मसाले हैं वो हम रेकमेंड करेंगे कि आप घर का कीजिए। पर जैसे सांबर मसाला, गरम मसाला बनाना बहुत इजी है, आप घर पर बना सकते हैं। हाँ, कुछ एक आध बार अगर आपने कभी बाहर का यूज कर लिया तो दैट इज ओके, पर रोज यूज होने वाले हल्दी, ये तो डेफिनेटली घर का ही होना चाहिए। साक्षी म्यूट है। विनीता जी कुछ पूछना चाहते हैं, सॉरी मैं म्यूट थी। पूछिए विनीता। नमस्कार। अच्छा, सरसों तेल वगैरह की क्वांटिटी कितना ले सकते हैं? सॉरी, सरसों तेल? हाँ, मतलब जैसे कि कोई अब ये फिल्टर वाला तेल नहीं खाना चाहते हैं तो सरसों तेल चल सकता है क्या? सरसों तेल आप खा सकते हो, पर सरसों का तेल शायद ठंड में ज्यादा गुणकारी होता है। सरसों गर्म करती है, तो आपको जब भी आप तेल खाएं तो आपको मौसम के हिसाब से तेल खाना चाहिए। अच्छा, सरसों का तेल आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ठंड के सीजन में खाइए। ओके, थैंक यू। सरोज जी कुछ पूछना चाहते हैं।
सरोज जी, सरोज जी आपको अनम्यूट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। और अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैसेज कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनका क्वेश्चन ले लेंगे। सरोज जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? एक सेकेंड, एक कुछ क्वेश्चन था यहाँ। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने कौन सा बताया था? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का जूस सबसे बेस्ट होता है। आंवला आप एवरीडे खाइए, आंवले की आप लौंजी बनाकर खाइए, या अगर आप आंवले का जूस पी रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 आंवले का प्योर जूस आप बना के पी सकते हैं। दैट इज वेरी गुड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और आप जितनी फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे वो बहुत अच्छा है। आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छे विटामिन होते हैं जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। और गिलोय आचार्य श्री ने भी बताया है, और गिलोय तो वाकई में जिसे कहते हैं कि नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि हर्ब ऑफ इमॉर्टलिटी, मतलब अमर होने का तत्व है उसके अंदर, इतना गुणकारी है। पर गिलोय से मैं एडवाइस करूंगी कि आप पहले थोड़ा सा यूज करके देखें। उससे कभी कभी एसिडिटी भी होती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतना अच्छा सब खाने की, तो हमारा शरीर कभी कभी एसिडिटी भी कर देता है। पर अगर आप गिलोय नहीं ले सकते तो आप आंवले का जूस लेना शुरू कर दीजिए रोज। थैंक यू सो मच। कोविड होने के बाद कौन से फूड बेनिफिट दे सकते हैं? कोविड होने के बाद में ऑफ कोर्स आपको एक्चुअली पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं। फाइब्रोसिस है, देयर आर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। पर अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसा नहीं है तो आप हेल्दी खाना खाइए, गरम घर का बना हुआ खाना खाइए, और उसमें आप सूप्स ऐड कीजिए, उसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो। एज बस आपको ओवरऑल तंदुरुस्ती की जरूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज आपको खानी है, आप सब खा सकते हो एज लॉन्ग एज आपको डाइजेस्ट हो रहा है और आपको और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है। तो आई वुड रेकमेंड कि हैव सूप्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। आंवला अगेन आप खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आप जब भी फ्रूट्स खाते हो तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे फ्रूट्स में जैसे हम सुनते हैं वैक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, तो बाजार में लिक्विड्स आ रहे हैं फ्रूट्स को वॉश करने के लिए। उसको आप जैसे भी आप एप्पल लाते हो तो सारे एप्पल्स को आप एक बार उस लिक्विड में भिगो के रख दीजिए, फिर सादे पानी से धो के फिर आप उसको खाइए। तो आपको स्किन नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्किन निकाल देते तो हम उसमें से फाइबर और विटामिन काफी सारा हम निकाल देते हैं, विच इज नॉट एडवाइजेबल। तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप कोई भी फ्रूट्स जो आप खाना चाहते हैं तो उसको आप उस लिक्विड में वॉश कीजिए, ताकि वो बिल्कुल ही हेल्दी है आपके लिए, और फिर आप आराम से खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन है, ये जो फ्रोजन फूड के पैकेट्स आते हैं, क्या वो कभी कभी खाने के लिए भी एडवाइजेबल होते हैं या इट इज टोटली नॉन एडवाइजेबल? ये जो पूछ रहा है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कभी कभी को क्या कहते हो। जैसे अगर आप बोलोगे कि नहीं हमको तो हफ्ते महीने में 2 बार जंक खाना हमारे लिए ओके है तो ओके है, खाइए, मैं तो नहीं खाती हूँ। पर ठीक है, अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो इतना ज्यादा क्रेविंग करना भी ठीक नहीं है। बच्चों को भी अगर आप एकदम से पूरा कट डाउन कर देंगे कि नहीं आप बिल्कुल नहीं खा सकते हो, तो वो शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इस बात को। पर हाँ, जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ आंटी बोलिए। दीदी आपसे एक बात पूछना था कि गिलोय का जूस है, हम रेगुलर ले सकते हैं क्या? कितने महीने तक ले सकते हैं इसको? गिलोय का जूस? हाँ, ज्यादा लेने पे नुकसान करे ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ज्यादा लेने पर नुकसान तो नहीं करेगा आपको। अगर आपने जूस लाया है तो उस पर लिखा होता है कि आपको कितना लेना है एवरीडे बेसिस पे, तो आप उसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही वेदर चेंज होता है तो वैसे ही हमें बहुत सारा सर्दी, खांसी, गले होता है। तो अगर आपको रेगुलरली हो रहा है तो मैं एडवाइस करूंगी कि आपको 3 से 4 महीना आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एसिडिटी और थोड़ा सा डाइजेशन का आपको ध्यान रखना है, बाकी उससे कोई तकलीफ नहीं होगी।
गिलोय का जूस कौन सा आता है या हम घर में बना सकते हैं गिलोय का जूस? घर पे बना हुआ आप पी नहीं पाएंगे, बहुत तो जो बहुत गिलोय कड़वा होता की है। और गिलोय अच्छी क्वालिटी का, अच्छा मतलब जिसपे पेस्टिसाइड्स नहीं हो या गंदगी नहीं हो, ये मिलना शहरों में बहुत मुश्किल है। सो जो आयुर्वेद वाले होते हैं ना, उनके पास में गिलोय का पाउडर मिलता है, या पतंजलि कंपनी में गिलोय की टैबलेट भी आ रही है, या पतंजलि है, और हिमालय में भी गिलोय का जूस आ रहा है, या कपिवा एक कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, इनका भी गिलोय का जूस आ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम गांव में रहते हैं ना, तो हमारे खेतों में गिलोय नीम के ऊपर उगता है, नीम के पेड़ के ऊपर गिलोय उगता है, इट्स अ बेल है वो, इट्स अ क्रीपर। तो वहां का तो आप जरूर लेकर खा सकते हो, बट शहरों में आपको अच्छी क्वालिटी का और साफ जगह पर गिलोय मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए शहर में रहने वालों को नुकसान तो है, तो आप जो कंपनीज दे रही हैं वो आप तो गिलोय का जूस और गिलोय की जो दवाई है वो इक्वल है? लिखा होता है, देखिए हर कंपनी का कंपोजिशन अलग होता है। अगर आप पतंजलि का लेंगे तो वो अलग है, अगर आप कपिवा का लेंगे तो अलग है, पर हर इसके ऊपर एक रेकमेंडेड अमाउंट लिखी जाती है कि आपको इतना लेना है पर डे, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। और ये सारी है ना, ये आयुर्वेदिक चीजें हैं, ये एलोपैथी नहीं है कि जिसमें आपने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, कम लिया तो असर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सो दिस इज ऑल नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। मंजू जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए ना। सरोज जी भी हैं कोई, शायद उन्होंने भी हैंड रेज किया। हाँ, अनम्यूट कीजिए ना मंजू जी। हाँ पूछिए मंजू जी, पूछिए। अच्छा, ये तो हमारी मंजू जी है। हाँ, मंजू ये जी गिलोय हमारे घर पे लगाया हुआ है, तो हम कितने दिन और कैसे ले? गिलोय का जूस अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो उसका जो आप लकड़ी बनाएंगे या आप उसकी पत्ती का बनाएंगे? पत्ती का बनाएंगे तो आप 3 से 4 पत्ती उसकी होती है, उसको आप मिक्सर में कीजिए थोड़ा सा पानी डाल के, और उसको पहले मैं एडवाइस करूंगी कि पहले पीकर देखिए, क्योंकि इमीडिएटली पत्ती का गिलोय का जूस सूट नहीं होता है ज्यादा करके सबको, क्योंकि हमारे शरीर को आदत नहीं है इस तरह की वनस्पति खाने का ना। टमाटर के साथ पी सकते हैं, लौकी और टमाटर के साथ पी सकते हैं। हाँ पी सकते हैं, लौकी और टमाटर के साथ में उसको आप डाल के, पर वो बहुत कड़वा है, आपका पूरा सूप कड़वा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि उसको 1 चम्मच बनाइए और पी जाइए शक्कर डाल के, दूध डाल रोज पी रहे हैं इसलिए। अच्छा पी रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ धन्यवाद दीदी। बिल्कुल। सरोज जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। उनको शायद करते नहीं आ रहा अनम्यूट। सरोज जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अच्छा, तब तक एक और क्वेश्चन है हमारे घर पे। अच्छा ये हो गया। व्हाट डाइट वी शुड गिव टू इंक्लूड इन किड्स डाइट फॉर इंक्रीज इन देयर हाइट? हाइट का सबसे बड़ा संबंध होता है, एक तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, हाइट जीन्स पे बहुत डिपेंड करती है। अगर आपके घर में सभी की हाइट कम रही है, या सपोज आपके 4 फादर्स जैसे आपके दादाजी नानाजी परिवार में से भी किसी की हाइट कम है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे की हाइट कम हो, सो दैट इज डिफरेंट। तो हाइट सिर्फ एक खाने पे डिपेंड नहीं करती है। हाइट का नंबर 2 रीजन है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, आपको डेली बेसिस पे बच्चों को एक्सरसाइज करवाना चाहिए। हाइट इंक्रीज के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग, दूसरी है साइकिलिंग, और तीसरा हम रेकमेंड करते हैं ओवरऑल एक्टिव। बच्चों को खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, भागना चाहिए, ताकि उनके मसल्स को वो ग्रोथ मिले। और जहां तक खाने की बात है तो हम लोग वेजिटेरियंस हैं, हमारे किसी भी खाने में विटामिन डी नहीं है, और विटामिन डी एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो केवल सनशाइन में मिलता है, और वो भी सुबह की धूप में या शाम की धूप में। ज्यादा करके बच्चे पता नहीं, मतलब 2 घंटे 1 घंटा जितना एक्सपोजर जरूरी है शायद नहीं मिल पाता, और वेजिटेरियंस का विटामिन डी नॉर्मली कम ही होता है।
विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा, आप कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करोगे। आप सोच रहे हो हमने दूध पी लिया और हमारे शरीर को कैल्शियम मिल गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आप कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपके बच्चे की हड्डियां इतनी स्ट्रांग नहीं है और शायद ग्रोथ कम हो रही है। तो इसके लिए आपको विटामिन डी का ध्यान रखना है। विटामिन डी की दवाइयां मिलती हैं, आप ले सकते हो, पर वो आपको एक डॉक्टर से लेनी पड़ेंगी एक ब्लड टेस्ट के बाद। सो हाइट के लिए सबसे पहले तो द नंबर 1 फैक्टर इज जीन्स, नंबर 2 फैक्टर इज एक्सरसाइज एंड नंबर 3 इज विटामिन डी। और विटामिन डी किसी भी खाने में अवेलेबल नहीं है। आप वेजिटेरियन है, आपको उसकी दवाई लेनी पड़ेगी जो आपको डॉक्टर से लेना पड़ेगा आफ्टर अ ब्लड टेस्ट। थैंक यू सो मच निधि दी, आपने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर किया। आई होप कि आज हमारे जितने भी लोग जुड़े हमारे साथ, सभी को आज के सेशन से बहुत बहुत लाभ मिला होगा। संगीता आंटी। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री दिगंबर जन महिला महासमिति संभाग सूरत आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना अमूल्य समय में से हमें कुछ समय हमारे निकाला, उसके लिए आप बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ सूरत संभाग, संगीता भाभी, मधु भाभी जी और सिंपल जी भी। सिंपल जी शायद अभी जुड़ी नहीं है, शायद मैं देख नहीं पा रही हूँ उनको। हाँ जी, और साक्षी और जितनी भी सूरत संभाग है। मैं तो वैसे भी समय समय पर बहुत जुड़ती रहती हूँ सूरत संभाग से। हाँ, आज ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट पहली बार जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि जैन होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर यदि आपके यहाँ कोई ऐसा है कि जो मतलब जिनके नियम है, त्याग है, व्रत है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे कि उनको किस तरीके से खाना खिलाना है, जैसे थोड़ी एज है या कुछ है, कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जैन धर्म का पालन करते हुए हम अपने बच्चों को अच्छे से खाना कैसे खिलाएं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी की मदद कर सकूं। मेरा नंबर मैंने डाला हुआ है, मैं आपके क्वेश्चंस जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। प्लीज डू राइट मी अ मैसेज और जिस तरीके से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच, आपकी इस भावना के लिए भी हम बहुत आभारी हैं और हमें जरूरत लगेगी जरूर हम आपसे वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम एनी टाइम। दीदी समय समय पर तुमको बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, मुझे बहुत खुशी होगी। जब अपना नॉर्मल मिलेगा ना भाभी, जब प्रोग्राम होगा तो इनको जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल, हम मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी रूप से आपको कोई सेवा दे सकूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच निधि दी। दोनों बहनें एक्टिव है। आपका आशीर्वाद है आंटी, हैं? आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो हमेशा, लेकिन साक्षी हमारी बेटी बन गई है। संगीता आंटी है, मेरी बड़ी दीदी है। ओहो, सॉरी, मेरे को मालूम नहीं था। बिल्कुल, तभी तुम्हारी पूरे निधि दीदी पूरे दोनों बहनें एक जैसी। थैंक यू। सच में निधि दीदी, साक्षी भी ऐसी है, तुरंत हाजिर रहती है, उसको कुछ भी बोलो, एवरी टाइम कभी भी फोन करो हमेशा बोलेगी हाँ आंटी बोलिए, आंटी बोलिए, तुरंत बोलती है। इतना अच्छा लगता है ना। भाभी तो और क्या चाहिए, आप सभी का आशीर्वाद है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। साक्षी को महासमिति में आगे कर दिया है अभी। आंटी आप दोनों हैं मेरे आगे खड़े हो एकदम ढाल बनकर, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होता किसी भी बात का। थैंक यू सो मच आप सभी का। आंटी बंद करें सेशन। अरे वो विनीता जुड़ी है क्या अभी कलकत्ता से विनीता है अभी? जी थे ना अभी, नहीं अब निकल गए आंटी। अच्छा, उनका नंबर हो तो मेरे को सेंड करना। नहीं आंटी, नंबर नहीं आया। अच्छा हाँ, इंदु जी भी जुड़े थे लेकिन वो फिर निकल गए बाद में। जब तक आदित्य जी का हुआ तब तक वो निकल गए थे। साक्षी कोई OnePlus पूछ रहे हैं कि सेरेलैक की रेसिपी उन्हें चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे एक मैसेज डाल दीजिए, मैं आपके साथ सेरेलैक की रेसिपी मैसेज पे शेयर बताना मुश्किल हो जाएगा मेरे। लिखी हुई है। निधि दी का नंबर मैंने शेयर किया है 9004306757। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह जरूर जुड़िए, सुबह 7:15 से 9 बजे तक मैं ग्रुप में अनीश भैया का लिंक भेज दूंगी, और कल दोपहर में इसी आईडी पर हम फिर से मिलेंगे आचार्य ऋषि की भक्ति करने के लिए। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। सब अपने साथ दीपक जरूर रखें। हाँ 48, अच्छा सुबह अगर आप सुबह जुड़ने वाले हैं तो 48 दीपक की जरूर तैयारी रखिए। 48 दोपहर में एक, और दोपहर में एक दीपक, और दोपहर में एक दीपक की आरती जरूर तैयार रखिएगा। हम बहुत भक्ति भाव से भक्ति करेंगे। सभी से जय जिनेंद्र।